वेलकम टू सीधी शिक्षा माइडियन साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का हम लोग 13 चैप्टर देख रहे हैं। तो 13 चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से फिजिक्स में हम लोग गैसों की भौतिक अवस्था क्या होती है, उसकी परमाणुक अवस्था क्या होती है, उसकी गैसीय अवस्था क्या होती है, उसकी दाब की अवस्था क्या होती है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राहम का विसरण नियम को हम लोग यहाँ से जानते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस नियमानुसार हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि इस नियम के अनुसार पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस तरीके से हम लोग किसी गैस में जो गैसीय अवस्था होता है, जो क्या होता है, गैसीय अवस्था, जो आपके पास क्या होता है, एक गैसीय अवस्था होता है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, एक गैसीय अवस्था जो होता है। ठीक है, इस गैसीय अवस्था के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, इस गैसीय अवस्था के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं, इस गैसीय अवस्था के बेस पे देखते हैं। तो ये गैसीय अवस्था का 3 कंटेंट के हिसाब से रहता है। एक आपका ठोस के रूप में रहता है, और दूसरा द्रव के रूप में रहता है, और तीसरा किसके रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है। ठीक है, तो एक को हम लोग ठोस के रूप में देखेंगे, एक हमारा द्रव के रूप में रहेगा, एक हमारा गैस के रूप में रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ को हम लोग ठोस के रूप में देखते हैं, दूसरा को द्रव के रूप में देखते हैं, और तीसरा को हम लोग गैस के रूप में देखते हैं। तो ये फर्स्ट ठोस के रूप में रहेगा, दूसरा द्रव के रूप में रहेगा, और तीसरा किसके रूप में रहेगा, गैस के रूप में रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो पहला ठोस के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला किसके रूप में देखते हैं, ठोस के रूप में देखते हैं। दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा, द्रव के रूप में हो जाएगा। तीसरा हमारे पास हो जाएगी आप लोगों के गैस के रूप में हो जाएगा। तो एक ठोस के रूप में होता है, दूसरा द्रव के रूप में होता है, तीसरा गैस के रूप में होता है। तो ये कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एक ठोस के रूप में, एक द्रव के रूप में, एक गैस के रूप में होता है। तो ठोस, द्रव, गैस के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास किस किस कणों के रूप में होता है। तो जो अणु होता है भाई, वो अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बना होता है। जो अणु होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके क्या होता है, बना होता है। ठीक है, ये अणु होता है, क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके क्या होता है, बना होता है। ये जो अणु होता है वह क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके क्या होता है भाई, बना होता है। तो ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बना होता है। तो इस परमाणुओं के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है, इस सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चाहे गैसीय अवस्था के बेस में ठोस के रूप में हो, चाहे द्रव के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो, चाहे अणु के रूप में हो, चाहे परमाणु के रूप में हो, चाहे अणु के रूप में हो, चाहे परमाणु के रूप में हो। तो ग्राहम के विसरण नियम से संबंधित जो भी हमारे पास कंटेंट आते हैं, उस नियम के अनुसार हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई कि वह अणु के रूप में किस तरीके से होता है, परमाणु के रूप में किस तरीके से होता है, एक दूसरे को किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो जो अणुओं की प्रवृत्ति होती है, अणु की जो प्रवृत्ति होती है भाई, अणु की जो क्या होती है, प्रवृत्ति, अणु की जो प्रवृत्ति होती है, अणु की प्रवृत्ति होती है, या परमाणु की जो परमाणु की जो प्रवृत्ति होती है, परमाणु की जो प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो फर्स्ट इसके बेस पे, सेकेंड इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अणु की प्रवृत्ति, परमाणु की प्रवृत्ति क्या होती है, अणु की प्रवृत्ति, परमाणु की प्रवृत्ति किस तरीके से होती है। इस सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से
जानते हैं भाई। तो ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए, अणुओं की प्रवृत्ति क्या होती है, अणुओं की प्रवृत्ति क्या होती है, और दूसरा हम लोग देखते हैं परमाणुओं की क्या होती है, परमाणुओं की क्या होती है, अणुओं की प्रवृत्ति क्या होती है, दूसरा परमाणुओं की प्रकृति क्या होती है, और तीसरा अणुओं की प्रवृत्ति, परमाणुओं की प्रकृति, और तीसरा हमारे पास जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी अवस्था, छोटे छोटे कण की अवस्था, छोटे छोटे कण की अवस्था, छोटे छोटे कण की अवस्था का क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो एक एक करके ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चलते हैं कि ये किस किस के बेस पे होता है, किस किस के आधार के बेस पे हमारे पास होते जाता है। ठीक है, तो ये कण के बेस पे हमारे पास क्या होता है, कण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, कण के आधार पर क्या होता है, दूसरा नियमित कण के बेस पे क्या होता है, दूसरा नियमित कण के बेस पे क्या होता है, पहला कण के बेस पे, दूसरा नियमित कण के बेस पे, और तीसरा चीज़ को देखते हैं, पहला कण के बेस पे, दूसरा नियमित कण के बेस पे, और तीसरा हमारे पास होता है छोटे छोटे संलग्न भुजा के बेस पे, छोटे छोटे परमाणुओं के बेस पे। ठीक है, छोटे छोटे परमाणुओं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ को देखते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को एक एक करके देखते जाते हैं। तो कण के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये किस किस के रूप में होता है। तो यहाँ पर कण के रूप में हमारे पास इस तरीके से होता है, जो कि इसके गैसीय अवस्था के रूप में होता है, गैसीय अवस्था के रूप में हमारे पास होता है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये गैस के अवस्था में छोटे छोटे नाभिक के बेस पे होते हैं। तो ये आप लोगों के नाभिक के बेस पे हमारे पास क्या होता है, ये नाभिक के कण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये नाभिक के बेस पे हमारे पास होता है। तो ये नाभिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। नाभिक में हमारे पास 2 पार्टिकल्स होते हैं। तो नाभिक के पार्टिकल्स के बेस पे हमारे पास 2 होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। पहला को हम लोग प्रोटॉन जानते हैं, और दूसरा को हम लोग किसके बेस में जानते हैं, दूसरा को हम लोग न्यूट्रॉन के बेस में जानते हैं। तो एक हमारे पास प्रोटॉन होता है भाई, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन को अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये धनावेशित के रूप में होता है। मतलब यहाँ पर धन चार्ज होता है, आप लोगों का प्लस चार्ज होता है। ये आप लोगों का धनावेशित होता है, और ये आप लोगों का ऋण आवेशित होता है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। तो ये आप लोगों का धनावेशित के चार्ज के बेस पे होता है, और ये जो न्यूट्रॉन जो हमारे पास होता है वो आप लोगों का ऋण आवेशित चार्ज के पास होता है। ठीक है, तो एक क्या करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और दूसरा क्या करता है, हमने से इलेक्ट्रॉन को लेता है भाई। ठीक है, तो एक आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या कर रहा है, ले रहा है। तो यहाँ पर जो इनकी प्रवृत्ति होती है भाई, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, एक की लेने की होती है और दूसरा की देने की होती है। मतलब एक क्या होता है, दाता होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ग्राही होता है। एक आपके पास दाता होता है तो दूसरा क्या होता है, ग्राही होता है। तो एक को दाता के बेस पे देखते हैं, दूसरा को ग्राही के बेस पे देखते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम लोग एक दूसरे का देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब हम लोग इन दोनों का निराकरण करते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नाभिक के बेस पे होता है भाई, जो नाभिक के बेस पे होता है, तो ये नाभिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को किस बेस पे देख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो नाभिक क्या होता है, नाभिक में 2 पार्टिकल्स आपके पास मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के बेस होता है और एक न्यूट्रॉन के बेस में होता है। एक इलेक्ट्रॉन के बेस में होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन के बेस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, और दूसरा को न्यूट्रॉन के बेस पे हम लोग जान सकते हैं। तो नाभिक के बेस पे हमारे पास प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है, प्रोटॉन आपका क्या होता है, धन आवेशित होता है। प्रोटॉन आपका क्या होता है, धन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेशित का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के धन आवेशित के चार्ज के बराबर होता है। मतलब किसी नाभिकों में इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब धन आयनों की संख्या बराबर ऋण आयनों की संख्या, अर्थात ऋण आयनों की संख्या बराबर धन आयनों की संख्या, और धन आयनों की संख्या बराबर ऋण आयनों की संख्या के बराबर होता है। तो एक में धन आयन की संख्या होती है तो दूसरे में ऋण आयन की संख्या होती है। तो एक में ऋण आयन की संख्या होती है तो दूसरे में धन आयन की संख्या होती है। तो जिस तरीके से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि धन आयन की संख्या किस तरीके से होती है और ऋण आयन की संख्या किस तरीके से होती है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्योंकि अगर अणु की प्रवृत्ति के बेस पे देखते हैं, दूसरे को हम लोग परमाणु की प्रवृत्ति
प्रवृत्ति के बेस पे देखते हैं, एक आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन दाता होता है तो दूसरा ग्राही होता है। तो इसी कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग अणुओं की प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं, परमाणुओं की प्रकृति के बारे में जानते हैं, छोटे छोटे कण की अवस्था क्या होती है, इनकी गैसीय अवस्था क्या होती है, ठोस से रिलेटेड वस्तुओं के लिए किस तरीके से होती है, द्रव से रिलेटेड वस्तुओं के लिए किस तरीके से होती है, गैस से रिलेटेड वस्तुओं के लिए किस तरीके से होती है, इनकी नियमित अवस्था क्या होती है, नियमित कण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इनकी प्रवस्था किस तरीके से होती है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में किस तरीके से आते हैं, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में किस तरीके से परिवर्तित होते हैं, ठोस से गैस अवस्था में किस तरीके से आते हैं, और गैस से ठोस के रूप में किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। ये सारे चीज़ हमारे पास 1 बाय 1 करके आते रहते हैं भाई। तो इस चीज़ को हम लोग इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास परमाणुओं की होती है, जो अणु होती है, जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बनी होती है, परमाणु का केंद्रीय भाग में हमारे पास जो नाभिक स्थित होता है, नाभिक पर 2 पार्टिकल्स होते हैं। आपके पास न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है, प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने प्रोटॉनों की संख्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की ऋण आयनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों के धन आयनों की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 कण की बात करते हैं, दोनों कण आपस में एक दूसरे के साथ एक साथ क्रिया करते हैं, तो मान लेते हैं कि ए कण और बी कण है, और यहाँ से ए कण बी कण की अपेक्षा अधिक प्रबलशील है। इस कारण से उसमें का कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में न गति करके पृष्ठों पर गति करते हैं, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो नाभिक के पास दृढ़ रूप से बंधे रहते हैं उनको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन अति प्रबलशील होते हैं क्योंकि वो नाभिक के पास अत्यंत निकट दूरी पर स्थित होते हैं, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होने के कारण उनमें जो प्रबलता होती है वो बहुत ही कम होती है। इस कारण से वह दूसरे कण के पास चले जाते हैं और वहाँ से क्रिया करके मुक्त होकर के दूसरे इलेक्ट्रॉनों में चले जाते हैं। इसलिए जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है कम शक्तिशाली की तरफ। ठीक है, कम शक्तिशाली का जो आप लोग इलेक्ट्रॉन होता है वो अधिक शक्तिशाली के पास दौड़ करके क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, तो इस कारण से एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धन आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आवेश होता है। ऋण आवेशों की संख्या धन आवेशों की संख्या बराबर होती है, लेकिन ऋण आयनों का भार धन आयनों का भार से अधिक होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसी के वजह से हमारे पास जो ग्राहम का विसरण नियम के अनुसार से था कि इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जब जानते हैं, स्वतंत्रता की कोटि किस तरीके से होती है, स्वतंत्रता की कोटि के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, उस माध्यम के बेस पे जब हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आते हैं, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। तो किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। उस निकाय की स्वतंत्रता की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। उदाहरण पहला, यदि 2 खूंटी से बंधे धागे में चींटी को छोड़ दिया जाए तो वह केवल धागे के अनुदिश गति कर सकती है, लंबवत दिशाओं में नहीं, अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। उसी प्रकार अब यदि चींटी को फर्श पर चलने दिया जाए तो वह किसी बिंदु पर 2 अभिलंबवत दिशाओं में चल सकती है, अतः फर्श में चींटी के लिए स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी। ठीक है, तो किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक, यहाँ पर देखिए, किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। स्वतंत्रता की क्या बोला जाता है, इस चीज को कोटि बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। उदाहरण के बेस पे हम लोग देखते हैं, यदि 2 खूंटी से बंधे धागे में चींटी को छोड़ दिया जाए तो वह केवल धागे के अनुदिश गति कर सकती है,
लंबवत दिशाओं में नहीं, लंबवत दिशाओं में नहीं। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि एक होगी। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? एक होगी। तो किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। उदाहरण, यदि दो खूंटी से बंधे धागे में चींटी को छोड़ दिया जाए तो वह केवल धागे के अनुदिश गति कर सकती है, लंबवत दिशाओं में नहीं। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि एक होगी। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? एक होगी। यदि दो खूंटी से बंधे धागे में चींटी को छोड़ दिया जाए तो वह केवल धागे के अनुदिश गति कर सकती है, लंबवत दिशाओं में नहीं। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि एक होगी। तो किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। उदाहरण, यदि दो खूंटी से बंधे धागे में चींटी को छोड़ दिया जाए, यदि दो खूंटी से बंधे धागे में चींटी को छोड़ दिया जाए तो वह केवल धागे के अनुदिश गति कर सकती है, लंबवत दिशाओं में नहीं। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि एक होगी। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? एक होगी। अब यदि दूसरी चीज, अब यदि चींटी को फर्श पर चलने दिया जाए, अब यदि चींटी को फर्श में चलने दिया जाए तो वह किसी बिंदु पर दो अभिलंबवत दिशाओं में चल सकती है। अतः फर्श में चींटी के लिए स्वतंत्रता की कोटि दो होगी। अतः स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? दो होगी। अब यदि चींटी को फर्श पर चलने दिया जाए तो वह किसी बिंदु पर दो अभिलंबवत दिशाओं में चल सकती है। अतः फर्श में चींटी के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? दो होगी। तो किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। यदि दो खूंटी से बंधे धागे में चींटी को छोड़ दिया जाए तो वह केवल धागे के अनुदिश गति कर सकती है, लंबवत दिशाओं में नहीं। अतः इस निकाय को स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। अब यदि चींटी की फर्श पर चलने दिया जाए तो वह किसी बिंदु पर दो अभिलंबवत दिशाओं में चल सकती है। अतः फर्श में चींटी के लिए स्वतंत्रता की कोटि दो होगी। तो किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। यदि दो खूंटी से बंधे धागे में चींटी को छोड़ दिया जाए तो वह केवल धागे के अनुदिश गति कर सकती है, लंबवत दिशाओं में नहीं। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि एक होगी। अब यदि चींटी की फर्श पर चलने दिया जाए तो वह किसी बिंदु पर दो अभिलंबवत दिशाओं में चल सकती है। अतः फर्श में चींटी के लिए स्वतंत्रता की कोटि दो होगी। उसी प्रकार अगर किसी निकाय में कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी अभिलंबवत दिशाओं में गति कर सकता है, इस संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। उदाहरण, यदि दो खूंटी से बंधे धागे में चींटी को छोड़ दिया जाए तो वह केवल धागे के अनुदिश गति कर सकती है, लंबवत दिशाओं में नहीं। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि एक होगी। अब यदि चींटी को फर्श पर चलने दिया जाए तो वह किसी बिंदु पर दो अभिलंबवत दिशाओं में चल सकती है। अतः फर्श में चींटी के लिए स्वतंत्रता की कोटि दो होगी। आगे देखते हैं, इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए, इसी प्रकार के वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में हमारे पास है इस तरीके से, वायुमंडल के बेस पे है हमारे पास, इस तरीके से क्या है, वायुमंडल में है हमारे पास, ठीक है, वायुमंडल के बेस पे है हमारे पास। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। चलो, वायुमंडल के बेस पे हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो संभव अभिलंबवत दिशाओं की संख्या 3 होगी। अतः इस निकाय में पक्षी के गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 होगी। अब यदि किसी गति के निकाय में रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति या काल्पनिक गति या दोनों है तो गति की व्याख्या हेतु और निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अतः किसी गतिक निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए कुल आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। निकाय की स्वतंत्रता की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो संभव अभिलंबवत दिशाओं की संख्या 3 होगी। अतः इस निकाय में पक्षी के गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। अब यदि किसी गतिक निकाय में रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति या काल्पनिक गति या दोनों हैं तो गति की व्याख्या हेतु और निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अतः
अतः किसी गतिक निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए कुल आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। निकाय की स्वतंत्रता की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो संभव अभिलंबोत दिशाओं की संख्या 3 होगी। अतः इस निकाय में पक्षी की गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। अब यदि किसी गतिक निकाय में रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति या कंपनिक गति या दोनों है तो गति की व्याख्या हेतु और निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अतः किसी गतिक निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए कुल आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। निकाय की स्वतंत्रता की क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। निर्देशांकों की आवश्यकता होगी अतः किसी गतिक निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पंछी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो संभव अभिलंबवत दिशाओं की संख्या 3 होगी। अतः इस निकाय में पक्षी के गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। अब यदि किसी गति के निकाय में रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति या काल्पनिक गति ये दोनों है तो गति की व्याख्या हेतु और निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अतः किसी गति के निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए कुल आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। तो इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो संभव अभिलंबवत दिशाओं की संख्या 3 होगी। अतः इस निकाय में पक्षी की गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। अब यदि किसी गति के निकाय में रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति या काल्पनिक गति या दोनों है तो गति की व्याख्या हेतु और निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अतः किसी गति के निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए कुल आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो संभव अभिलंबवत दिशाओं की संख्या 3 होगी। अतः इस निकाय में पक्षी के गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। अब यदि किसी गति के निकाय में रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति या काल्पनिक गति ये दोनों है तो गति की व्याख्या हेतु और निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अतः किसी गति के निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए कुल आवश्यक निर्देशांकों की संख्या का निकाय को स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं, जो कि आप लोगों के अणु के ऊपर, परमाणु के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जो आप लोगों का अणु होता है छोटे छोटे परमाणुओं के पर निर्भर रहता है। छोटे छोटे परमाणुओं के बेस में हमारे पास जो मिल करके बने होते हैं तो उसी कण के हिसाब से भी आप लोगों के पास होते हैं। तो इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो सभी अभिलंबवत दिशाओं की संख्या 3 होगी। इस तरीके से त्रिविमीय आकाश बोलते हैं ना, तीनों आकाश में, ठीक है, कि एक आप लगा एक का बेस होता है, एक वाई के बेस होता है, एक जेड के बेस होता है। इस चीज़ को त्रिविमीय आकाश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकाश। क्या बोला जाता है इस चीज़ को? हमारे पास त्रिविमीय आकाश बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? इस चीज़ को त्रिविमीय आकाश बोला जाता है। तो इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो सभी संभव अभिलंबवत दिशाओं की संख्या 3 होगी। अतः इस निकाय में पक्षी की गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। अब यदि किसी गतिक निकाय में रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति या काल्पनिक गति ये दोनों है तो गति की व्याख्या हेतु और निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अतः किसी गतिक निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए कुल आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। निकाय को स्वतंत्रता की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो सभी संभव अभिलंबवत दिशाओं की संख्या 3 होगी। अतः इस निकाय में पक्षी के गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। अब यदि किसी गतिक निकाय में रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति या काल्पनिक गति ये दोनों है तो गति की व्याख्या हेतु और निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अतः किसी गतिक निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए कुल आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में किसी पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो सभी अभिलंबवत दिशाओं की संख्या 3 होगी। अतः इस निकाय में पक्षी के गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। अब यदि किसी गतिक निकाय में रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति या काल्पनिक गति ये दोनों हैं तो गति की व्याख्या हेतु और निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अतः किसी गतिक निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए कुल आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। ठीक है। एक परमाणु गैस, मोनोमोटिक गैस के बेस में हम लोग एक देखते हैं। एक परमाणु गैस के बेस में हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो एक परमाणु गैस के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, एक परमाणु गैस के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, तो एक परमाणु गैस के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो एक परमाणु गैस के बेस में हमारे पास क्या होता है, चाहे वह हीलियम के बेस में हो, चाहे वह नियॉन के बेस में हो, चाहे वह आर्गन के बेस में हो, चाहे वह क्रिप्टॉन के बेस में हो। ठीक है, इस तरीके से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के बेस में जो हमारे पास रिलेटेड होते हैं, एक आपके पास किसके बेस में होता है, तो एक आपके पास हीलियम के बेस में होता है, तो एक आप लोग पास नियॉन के बेस पे होता है, एक किसके पास होता है, आर्गन के बेस पे होता है, और एक किसके पास होता है, तो आपके पास
क्रिप्टॉन के बेस पे होता है, एक आपके पास किसके पास होता है, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम के बेस पे होता है। तो एक आपका हीलियम के बेस में होता है, एक नियॉन के बेस में होता है, एक आर्गन के बेस में होता है, एक क्रिप्टॉन के बेस में। तो एक एक परमाणु गैस के बेस में हम लोग जब एक एक चीज़ को देखते हैं तो एक परमाणु जैसे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि गैसों के एक अणु में एक परमाणु होता है, अतः इनकी केवल एक्स, वाई तथा जेड दिशा में स्थानांतरीय गति संभव होती है। अतः एक एक परमाणु की गैस की जो स्वतंत्रता की कोटि होती है वह 3 होती है। तो एक परमाणु जैसे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि गैसों के एक एक अणु में एक एक परमाणु होता है। एक एक परमाणु जैसे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि गैसों के एक एक अणु में एक एक परमाणु होता है, अतः इनकी केवल एक्स, वाई तथा जेड दिशा में स्थानांतरीय गति ही संभव होती है। अतः एक एक परमाणु की गति की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। एक परमाणु जैसे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि गैसों के एक एक अणु में एक एक परमाणु के बेस में होता है, अतः इनकी केवल एक्स और वाई तथा जेड दिशा में स्थानांतरीय गति संभव होती है। अतः एक एक परमाणु की गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3-3 के बेस पे होती जाती है। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि एक परमाणु का जैसे जैसे हीलियम के बेस पे होता है, नियॉन के बेस पे होता है, आर्गन के बेस पे होता है, आदि गैसों के लिए एक अणु में एक एक परमाणु होते जाता है, अतः इनकी केवल एक्स के बेस पे, वाई के बेस पे और जेड के बेस पे दिशा में स्थानांतरीय गति क्या होती है, संभव होती है। अतः एक एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती जाती है, 3 होती जाती है। कितनी होती जाती है, 3 होती जाती है। तो एक एक परमाणु जैसे जैसे हीलियम के पास होता है, नियॉन के पास होता है, आर्गन के पास होता है, आदि गैसों की एक अणु में एक एक परमाणु होता है, अतः इनकी केवल एक्स, वाई तथा जेड दिशा में स्थानांतरीय गति संभव होती है। अतः एक एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती जाती है, 3-3 होती जाती है। तो एक परमाणु जैसे जैसे हीलियम के बेस से हो, चाहे वह नियॉन के बेस में हो, चाहे वह आर्गन के बेस में हो, आदि गैसों के एक अणु में एक परमाणु होता है, अतः इनकी केवल एक के बेस पे होता है, एक वाई के बेस पे होता है तथा जेड दिशा में स्थानांतरित गति संभव होती है। अतः एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि भी कितनी होती है, 3 होती है। तो एक परमाणु जैसे हीलियम के बेस में हम लोग देख सकते हैं, दूसरा को नियॉन के बेस में देख सकते हैं, तीसरा को आर्गन के बेस में देख सकते हैं। तो एक परमाणु गैस के बेस में हम लोग पहला को हीलियम के बेस में देख सकते हैं, दूसरा को नियॉन के बेस में देख सकते हैं, तीसरा को आर्गन के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो ये गैसों के एक अणु में एक एक परमाणु के बेस होता है, मतलब अणु के बेस पे होता है हमारे पास। देखिए एक अणु के बेस में होता है और इस अणु के बेस में हम लोग इसकी तुलना किसके बेस में हम लोग करते हैं, परमाणु के बेस पे करते हैं। किसके बेस में करते हैं इस चीज़ को हम लोग, अणु के बेस पे एक होता है तो एक चीज़ को हम लोग किसके बेस पे बोलते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग परमाणु के बेस में बोलते हैं। तो एक परमाणु गैस के बेस में होता है, तो एक परमाणु गैस जैसे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि गैसों के एक अणु में एक एक परमाणु के बेस में होता है, अतः इनकी केवल एक्स, वाई तथा जेड दिशा में स्थानांतरीय गति संभव होती है। अतः इनकी केवल एक्स, वाई तथा जेड दिशा में स्थानांतरीय गति संभव होती है। और ये गति जैसे जैसे संभव होती है तो यह एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि के बेस पे होती जाती है। स्वतंत्रता की किसके बेस होती जाती है, कोटि के बेस हो जाती है। तो एक एक परमाणु के बेस पे जैसे जैसे हम हीलियम को देखते हैं, नियॉन को देखते हैं, आर्गन को देखते हैं, आदि गैसों के एक एक अणु में एक एक परमाणु होता है, अतः इनकी केवल एक्स, वाई तथा जेड दिशा में स्थानांतरित गति संभव है। अतः एक एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती जाती है। तो ये आप लोगों का परमाणु से रिलेटेड होता है, नाभिक से भी रिलेटेड होता है। द्विपरमाणु गैस, डायटोमेरिक गैस के डुअल नेचर के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं, द्विपरमाणु गैस के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं। हम इसको किसके बेस पे देखते हैं, द्विपरमाणु गैस के बेस पे देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं, द्विपरमाणु गैस के बेस पे देखते हैं। द्विपरमाणु गैस है जैसे हाइड्रोजन, द्विपरमाणु गैस है जैसे कि हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आदि के अणु में 2 परमाणु होते हैं। इनके अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2, चाहे वह हाइड्रोजन के बेस पे हो, चाहे ऑक्सीजन के बेस पे हो, चाहे वह नाइट्रोजन के बेस पे हो, H2 हो, O2 हो या N2 हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, किसी भी कंटेंट के बेस पे हो, हमारे पास किसी भी कंटेंट के हिसाब से हो। तो द्विपरमाणु गैसें जैसे जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के अणु में से 2 परमाणु के बेस हमारे पास मिलते जाते हैं। तो ये इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास होते जाते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है, द्विपरमाणु गैसें जैसे द्विपरमाणु गैसें जैसे हाइड्रोजन के बेस में होता है, एक ऑक्सीजन के बेस में होता है, एक नाइट्रोजन के बेस में होता है, एक आप लोगों के अणु के बेस पे होता है। तो द्विपरमाणु गैसें जैसे हाइड्रोजन के बेस में होता है, एक ऑक्सीजन के बेस में होता है, एक नाइट्रोजन के बेस में होता है, एक आदि के अणु में 2 परमाणु होते हैं। इनके स्थानांतरित गति में स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। इनमें अणु के दोनों परमाणु अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्षों के सापेक्ष 2 दिशाओं में घूर्णी गति कर सकते हैं, अतः घूर्णी गति में स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है। इस प्रकार द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3+2 5 के बेस पे होती है। कितने के बेस पे होती है, 3+2 5 के बेस होती है भाई। तो द्विपरमाणु गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के अणु में 2 परमाणु होते हैं। इनके स्थानांतरीय गति में स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। इनमें अणु के दोनों परमाणु अपने
द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्षों के सापेक्ष दो दिशाओं में घूर्णी गति कर सकते हैं। अतः घूर्णी गति में स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है। इस प्रकार द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि भी कितनी हो जाएगी, 3+2 5 के बेस पे ये हो जाएगी। ठीक है, तो द्विपरमाणु गैसें जैसे हाइड्रोजन के बेस में होता है, एक ऑक्सीजन के बेस में होता है, एक नाइट्रोजन के बेस में होता है, आदि के अणु में 2 परमाणु होते हैं। इनके स्थानांतरित गति में स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। इनमें अणु के दोनों परमाणु अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्षों के सापेक्ष दो दिशाओं में घूर्णी गति कर सकते हैं। अतः घूर्णी गति में स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है। इस प्रकार द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3+2 5 होगी। तो द्विपरमाणु गैस के बेस में हम लोग इस चीज को देख लिए। द्विपरमाणु गैस, द्विपरमाणु गैसें जैसे हाइड्रोजन के बेस में होता है, एक ऑक्सीजन के बेस में होता है, एक नाइट्रोजन के बेस में होता है, आदि के अणु में 2 परमाणु होते हैं। इनके स्थानांतरित गति में स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। द्विपरमाणु गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के अणु में 2 परमाणु होते हैं। इनके स्थानांतरित गति में स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। इनमें अणु के दोनों परमाणु अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्षों के सापेक्ष 2 दिशाओं में घूर्णी गति कर सकते हैं। अतः घूर्णी गति में स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है। इस प्रकार द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 3+2 5 होगी। चलिए आगे देखते हैं बहुपरमाणु गैस। अब हमारे पास क्या आ जाता है, आगे का कंटेंट बहुपरमाणु गैस आ जाता है। बहुपरमाणु गैस किस प्रकार से होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो बहुपरमाणु गैस, बहुपरमाणु गैस के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। बहुपरमाणु गैस, इस बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए चलिए बहुपरमाणु गैस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। बहुपरमाणु गैस के बेस पे हमारे पास क्या क्या होता है। तो बहुपरमाणु गैस के बेस पे यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या 3 से अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या 3 से अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणु गैस कहते हैं। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणु गैस कहते हैं। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणु गैस कहते हैं। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु तो उसे बहुपरमाणु गैस कहते हैं। ठीक है, यह तो हमारे पास जो अणु के बेस पे हम लोग इस तरीके से देखते हैं। जो हमारे पास किसके बेस पे होता है भाई, जो हमारे पास इस तरीके से होता है, कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चलते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास जो होता है, उस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये नेचुरल के बेस पे होता है। जो अणु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो एटम के बेस पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास एटम के बेस पे है हमारे पास, ये इस कंटेंट के हिसाब से है। किसके हिसाब से है, ये आप लोगों के एटम के अनुसार से दिया गया है। ये एटम के बेस पे है हमारे पास, इस तरीके से एटम के बेस पे, जो कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके क्या होते हैं, बने होते हैं। इस कंटेंट के हिसाब से है, देखिए इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़ों से ये मिल करके बने हुए हैं। उसी चीज़ को बोला जाए, यदि किसी गैस के एक अणु में, यदि किसी गैस के एक अणु में, यदि किसी गैस के एक अणु में, यदि किसी गैस के कितने में, एक अणु में, यदि किसी गैस के एक अणु में, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणु गैस कहते हैं। तो उसे बहुपरमाणु गैस कहते हैं। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणु गैस कहते हैं। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणु गैस कहते हैं। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणु गैस कहते हैं। बहुपरमाणु गैसों में स्थानांतरित गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णन गति हेतु 2 एवं कंपनिक गति हेतु स्वतंत्रता कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणु गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। देखिए यहाँ से 3+2+1 के बेस पे है। तो यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में
यदि हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। तो उसे किसको कहते हैं? बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरीय गति हेतु, बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरीय गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3, स्वतंत्रता की कोटि 3 एवं घूर्णन गति हेतु 2, एवं घूर्णन गति हेतु 2 एवं काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि, एवं काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 6 होती है। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरीय गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, घूर्णन गति 2 एवं काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो 6 होती है। बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो 6 होती है। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरीय गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णन गति एवं काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 6 होती है। तो यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरीय गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णन गति 2 एवं काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। तो यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरीय गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, घूर्णन गति 2 होती है, काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 6 होती है। तो यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरीय गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णन गति 2, काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरीय गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णन गति 2 एवं काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या 3 से अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरीय गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णन गति 2, काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 6 होती है। तो यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरित गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णन गति 2 एवं काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो यह 6 होती है। कितनी होती है बोलने से यह 6 होती है। तो यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो, यदि किसी गैस के एक अणु में 3 या अधिक परमाणु हो तो उसे बहुपरमाणुक गैस कहते हैं। बहुपरमाणुक गैसों में स्थानांतरित गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णन गति हेतु 2 एवं काल्पनिक गति हेतु स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। अतः बहुपरमाणुक गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। चलिए, ऊर्जा समविभाजन का नियम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या होता है। भाई, ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो अगला है ऊर्जा समविभाजन का नियम। अगला हमारे पास कंटेंट क्या है? ऊर्जा समविभाजन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन, इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन में कुल गतिक ऊर्जा विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के मध्य समान रूप से वितरित रहती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा 1/2 kT होता है, जहाँ पर के वोल्टेज में नियतांक 30 परमताप है। विभिन्न गैसों के लिए ऊर्जा की गणना को हम लोग निम्नानुसार से करते हैं, जो कि 1/2 kT के बेस पे हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो चलिए इसी ऊर्जा समविभाजन के नियम के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो इस नियम के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन में
इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन में कुल गतिक ऊर्जा विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के मध्य समान रूप से वितरित रहती है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन में कुल गतिज ऊर्जा विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के समान रूप से वितरित रहती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा 1/2 kT होता है, जहाँ के बोल्टाजमेंट नियतांक एवं T परम ताप है। विभिन्न गैसों के लिए ऊर्जा की गणना निम्नानुसार की जाती है, जो कि 1/2 kT के बेस होता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय की संतुलन में कुल गतिज ऊर्जा उसके विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के मध्य समान रूप से वितरित रहती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा 1/2 kT के बेस पे होता है, जहां पर के बोल्टाजमेंट नियतांक तथा T परम ताप के बेस में होता है। विभिन्न गैसों के लिए गतिज ऊर्जा की गणना निम्नानुसार की जाती है। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन में कुल गतिज ऊर्जा जो होती है, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन में कुल गतिज ऊर्जा विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के मध्य समान रूप से जो वितरित होती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा 1/2 kT के बेस पे होता है, जहां पर के बोल्टाजमेंट नियतांक तथा T परम ताप के बेस पे होता है। विभिन्न गैसों के लिए ऊर्जा की गणना निम्नानुसार की जाती है, जो कि 1/2 kT के बेस हो जाता है। 1/2 mv² के बेस पे हम लोग गतिज ऊर्जा का जो करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बेस पे, जो कि पोटेंशियल एनर्जी से और इंटरनल एनर्जी से इंक्लूडेड रहता है भाई। तो ये तीनों के बेस हमारे पास इंक्लूडेड के बेस पे भी रहता है। तो यदि इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन में कुल गतिज ऊर्जा विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के मध्य समान रूप से वितरित रहती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा 1/2 kT के बेस होता है, जहां पर के वोल्टेजमेंट नियतांक तथा T परम ताप के बेस है, तो विभिन्न गैसों के लिए ऊर्जा की गणना निम्नानुसार की जाती है। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन में कुल गतिज ऊर्जा विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के मध्य समान रूप से वितरित रहती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा 1/2 kT होता है, जहां के वोल्टेजमेंट नियतांक तथा T परम ताप होता है। विभिन्न गैसों के लिए ऊर्जा की गणना निम्नानुसार की जाती है। विभिन्न गैसों के लिए ऊर्जा की गणना निम्नानुसार की जाती है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय के संतुलन में कुल गतिज ऊर्जा विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के मध्य समान रूप से वितरित रहती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा 1/2 kT के बेस होता है, जहां पर के वोल्टेजमेंट नियतांक तथा T परम ताप के बेस होता है, जो कि विभिन्न गैसों के लिए ऊर्जा की गणना के रूप में होता है, जो कि 1/2 kT के अनुसार होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग अणु के बेस पे देखते हैं, अणु की प्रवृत्ति के बेस में देखते हैं, परमाणु के बेस में देखते हैं। अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ऊर्जा समविभाजन का नियम जो होता है वह इस नियम के अनुसार होता है कि किसी नियम के संतुलन में कुल गतिज ऊर्जा उसके विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के मध्य समान रूप से वितरित रहती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटियों से संलग्न गतिज ऊर्जा 1/2 kT के बेस होता है, जहां पर के वोल्टेजमेंट नियतांक तथा T परम ताप के बेस होता है, जहां पर विभिन्न गैसों के लिए ऊर्जा की गणना की जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है औसत मुक्त पद, मीन फ्री पद। ठीक है, औसत मुक्त पद क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, चलिए, तो औसत मुक्त पद क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। चलिए, तो औसत मुक्त पद क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए, औसत मुक्त पद यहाँ पर होता है। औसत मुक्त पद क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। ठीक है, चलिए, औसत मुक्त पद के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि औसत मुक्त पद क्या होता है। इस कंटेंट के बेस से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है, जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है, जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है, तो गैस का अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गैस के अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गैस के अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। तो गैस के अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गैसों के अणु गति सिद्धांत के अनुसार, गैसों के अणु गति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। तो गैस अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। टकराने पर उनका वेग एवं दिशा परिवर्तित हो जाती है, एवं उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के लिए, टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण दो सतत टक्करों के बीच का पद सरल रेखीय होता है। क्या होता है? सरल रेखीय होता है। तो औसत मुक्त पद के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि गैसों के
अणुगति सिद्धांत के अनुसार, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस के किसी बर्तन में रखा जाता है, गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस अणु सतत गतिशील होते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। टकराने पर उनका वेग, टकराने पर उनका वेग, यहाँ से देखिए टकराने पर उनका वेग, टकराने पर उनका वेग, यहाँ से देखिए टकराने पर उनका वेग दिशा परिवर्तित हो जाती है। टकराने पर उनका वेग दिशा परिवर्तित हो जाती है। टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण, टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण सतत टक्करों के बीच का पथ सरल रेखीय होता है। सरल रेखीय होता है। टकराने के बीच में दोनों का पथ के बीच क्या होता है? सरल रेखीय होता है। तो गैसों के अणु गति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। टकराने पर उनका वेग एवं दिशा परिवर्तित हो जाता है। टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण दो सतत टक्करों के बीच का पथ सरल रेखीय होता है। गैसों के अणु गति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। टकराने पर उनका वेग एवं दिशा परिवर्तित हो जाती है। टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण दो सतत टक्करों के बीच का पथ सरल रेखीय होता है। तो गैसों के अणु गति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। टकराने पर उनका वेग एवं दिशा परिवर्तित हो जाती है। टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण दो सतत टक्करों के बीच का पथ सरल रेखीय होता है। गैसों के अणु गति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। टकराने पर उनका वेग एवं दिशा परिवर्तित होते जाता है। टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण दो सतत टक्करों के बीच का पथ सरल रेखीय होता है। स्ट्रेट लाइन के बेस पे होता है हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन के बेस पे हमारे पास जो स्ट्रेट एंगल जो भी पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन के बेस हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन के बेस हमारे पास जो पढ़ते हैं, स्ट्रेट जो एंगल के बेस पे हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं भाई, और जो लाइनर पेयर के बेस पे हम लोग जो पढ़ते हैं भाई, लाइनर पेयर, ये सभी आप लोगों का सरल रेखीय के बेस पे होता है, जहाँ पर 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? मूवमेंट होता है। 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। टकराने पर उनका वेग एवं दिशा परिवर्तित हो जाती है। टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण दो सतत टक्करों के बीच का पथ सरल रेखीय होता है। तो गैस के अणु गति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस अणु सतत गतिशील होते जाते हैं। गति करते समय आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। टकराने पर उनका वेग एवं दिशा परिवर्तित हो जाती है। टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण दो सतत टक्करों के बीच का पथ सरल रेखीय होता है। क्या होता है? दोनों के बीच का जो पथ होता है वह सरल रेखीय होता है। पथ क्या होता है? तो दोनों सरल रेखीय के माध्यम से होता है। तो गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस अणु सतत गतिशील होने लगते हैं, जो कि गति करते समय वे आपस में या बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, जिसके कारण टकराने पर उनका वेग एवं दिशा परिवर्तित हो जाता है। टक्करों के पूर्णतः प्रत्यास्थ होने के कारण दो सतत टक्करों के बीच का पथ सरल रेखीय गति होता है। जिस तरीके से सरल रेखीय गति के बेस हम लोग जो गति करते हैं उसमें सरल रेखीय गति के माध्यम से जो आप लोगों का लाइनर पेयर के बेस पे, रैखिक युग्म के बेस पे, सरल कोण के बेस पे हमारे पास जो आता है, न्यून कोण के बेस पे, अधिक कोण के बेस पे, सम कोण के बेस पे, सारे इसी में एडजस्टमेंट के रूप में क्या रहते हैं? प्रतिपादित रहते हैं और इसी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दो सतत संघटों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। दो सतत संघटों के बीच की दूरी को, दो सतत संघट है, इस तरीके से है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी, इस चीज को क्या कहते हैं? मुक्त पथ। मुक्त पथ, मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तो दो सतत संघटों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। दो सतत संघटों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। अलग अलग टक्करों में मुक्त पथ का मानचित्र के अनुसार जो हमारे पास जो रहता है उसी के कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। दो सतत संघटों के बीच की दूरी, दो सतत संघटों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। दो सतत संघटों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। यहाँ पर देखिए, दो सतत संघटों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। तो दो सतत संघटों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। अलग अलग टक्करों मुक्त पथ के लिए हमारे पास जो डायग्राम के बेस यहाँ पर शो अप हो जाएगा, उसको अलग अलग के बेस हम लोग देखेंगे। तो इस कंटेंट हमारे पास जो फर्स्ट होता है वो आप लोगों का λ1 के बेस होता है, सेकेंड λ2 के बेस होता है, थर्ड हमारे पास
λ3 के बेस पे होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास किस तरीके से आते हैं, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो दो सतत संघटकों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। दो सतत संघटकों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। अलग अलग टक्करों में मुक्त पथ का मानचित्र को हमारे पास यहाँ से दिखाया गया है, जो कि विभिन्न अणुओं के बेस पे है। तो चित्र में अणु P के विभिन्न अणुओं में अणु P के विभिन्न अणुओं में हुए संघट एवं संघट के पश्चात के पथ को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार विभिन्न मुक्त पथ λ1, λ2, λ3 के बेस पे हमारे पास ये क्या होते हैं, प्राप्त होते जाते हैं। तो दो सतत संघटकों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। अलग अलग टक्करों में मुक्त पथ को हमारे पास यहाँ पर दर्शाया गया, जो कि λ1, λ2, λ3 के बेस पे है, जो कि दो सतत संघटकों के बीच की दूरी के बेस पे हमारे पास इस कंटेंट के माध्यम से हमारे पास आते जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो इस कंटेंट के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज़ आते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी अणु के समस्त मुक्त पथों के औसत को, किसी अणु के समस्त मुक्त पथों के औसत को औसत मुक्त पथ कहते हैं। क्या पथ कहते हैं, औसत मुक्त पथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ से लेंगे इस तरीके से, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं कि किस किस कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों का वितरित होते जाता है इस चीज़ को। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो अणुओं की प्रवृत्ति होती है, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के बेस हमारे पास है। ये देखिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये देखिए किस तरीके से आप लोगों का अणुओं के बेस में एक दूसरे को किस तरीके से करते हैं। किसी अणु के समस्त मुक्त पथों के औसत को, किसी अणु के, यहाँ से बोला जा रहा है, देखिए किसी अणु के समस्त मुक्त पथों के, समस्त मुक्त पथों के औसत को औसत मुक्त पथ कहते हैं। औसत मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, ये औसत मुक्त पथ गैसों के आणविक सिद्धांत से संबंधित होता है। गैसों के आणविक सिद्धांत से संबंधित होता है। इस गैसीय परमाणुओं की अवस्था इस गैसों के आणविक सिद्धांत से संबंधित होता है। इस गैसीय परमाणु की अवस्था इसके आणविक अवस्था एवं परमाणुविक अवस्था की परमाणुविक अवस्था से जुड़ी रहती है। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से ये रहता है। क्लियर। चलिए, औसत मुक्त पथ की जो निर्भरता होती है वह किस किस तरीके से होती है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एम के बेस पे होता है।
इसकी निर्भरता को हम लोग देखते हैं तो इसकी निर्भरता निम्न तरीके से होती है एस प्रोपोर्शनल टू एम, अर्थात किसी गैस का औसत मुक्त पथ उसके अणु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके द्रव्यमान की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसी गैस का औसत मुक्त पथ उसके अणु के द्रव्यमान की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, जिसमें औसत मुक्त पथ गैस के घनत्व के उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस के घनत्व के उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस के घनत्व के उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? और लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/dt का स्क्वायर, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/dt का स्क्वायर, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/dt का स्क्वायर, अर्थात औसत मुक्त पथ अणुओं के व्यास के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू t, अर्थात औसत मुक्त पथ उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होती है। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, अर्थात औसत मुक्त पथ उसके दाब की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक में औसत मुक्त पथ अणुओं के व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, औसत मुक्त पथ उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होती है, औसत मुक्त पथ उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एवोगैड्रो संख्या किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में, किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में, यहाँ से देखिए किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर आता है आप लोग पास। एवोगैड्रो नंबर के बेस पे हमारे पास क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसका मान प्रत्येक गैस के लिए 1.0225 × 10⁻23 होती है, जिसको n से व्यक्त किया जाता है। इसको किससे व्यक्त किया जाता है? इसको 3 मान लो, 10⁻³ के बेस होता है। आप लोगों का एवोगैड्रो नंबर होता है, जो कि किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसका मान प्रत्येक गैस के लिए 1.0225 × 10⁻23 होता है। इसे हम लोग n से व्यक्त करते हैं। इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? तो इसको हम लोग n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? तो n से व्यक्त कर सकते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या के बेस पे आप लोगों का अणु की स्थिति क्या होती है, परमाणु की स्थिति क्या होती है, नाभिक की स्थिति क्या होती है, द्रव्यमान की स्थिति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है, प्रोटॉन की स्थिति क्या होती है, प्रोटॉन के बेस में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है, न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है, नाभिक की स्थिति क्या होती है, द्रव्यानुपाती क्रिया क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती क्रिया क्या होती है। दोनों के बेस में हमारे पास जो कार्यक्रम होता है वो दोनों के बेस में हमारे पास किस तरीके से होता है, चाहे वो द्रव्यमान के बेस में, चाहे नाभिक के बेस में, चाहे कंटेंट के हिसाब से हो। दोनों के तरीके से हम लोग जब दोनों चीज़ को हम लोग 1 by 1 करके कंटेंट के हिसाब से करते जाते हैं तो इसके अनुसार होते जाते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या को किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसका मान प्रत्येक गैस के लिए 1.023 × 10⁻23 होता है, जो कि n से व्यक्त किया जाता है। इसके पावर इसको किससे व्यक्त किया जाता है? n से। एवोगैड्रो नंबर इसको n से दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, दर्शा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो किसी तत्व के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसका मान प्रत्येक गैस के लिए 1.022 × 10⁻23 बेस होता है। इसे n से व्यक्त किया जाता है। एवोगैड्रो संख्या का महत्व को हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, इसके क्या क्या महत्व होता है। एवोगैड्रो संख्या का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो नंबर, किसी तत्व के 1 परमाणु का वास्तविक भार, किसी तत्व के 1 परमाणु का वास्तविक भार, यहाँ से देखिए किसी तत्व का 1 परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसी तत्व के 1 परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब तत्व के 1 परमाणु का भार बराबर ग्राम में परमाणु का भार बटे में एवोगैड्रो संख्या। तत्व के 1 परमाणु का भार बराबर होता है ग्राम में परमाणु की संख्या बटे में एवोगैड्रो संख्या। किसी तत्व के 1 परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसी तत्व के 1 परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तत्व के 1 परमाणु का भार बराबर ग्राम में परमाणु का भार के बटे में हो जाएगा एवोगैड्रो संख्या हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो संख्या हो जाएगा। किसी तत्व के 1 परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसी तत्व का 1 परमाणु में किसी तत्व के 1 परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, किसी तत्व के 1 परमाणु का वास्तविक भार का गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा? तत्व के 1 परमाणु का भार, पहला क्या हो जाएगा? तत्व का 1 परमाणु का भार बराबर ग्राम में परमाणु भार के बटे में एवोगैड्रो संख्या, बटे में क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो संख्या हो जाएगा। तो किसी तत्व के 1 परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तत्व के 1 परमाणु का भार बराबर ग्राम में परमाणु का भार बटे में एवोगैड्रो संख्या होता है। बटे में क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या होता है।
दूसरा, किसी पदार्थ का एक अणु का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ का एक अणु का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ का एक अणु का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ का एक अणु का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ का एक अणु का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ का एक अणु का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ का एक अणु का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ का अणु किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो सूत्र है पदार्थ के एक अणु का भार। पदार्थ का एक अणु का भार बराबर ग्राम में अणु की भार बटे एवोगैड्रो की संख्या बटे एवोगैड्रो की संख्या। पदार्थ का एक अणु का भार, पदार्थ में एक अणु का भार के बटे में ग्राम में अणु की भार बटे एवोगैड्रो संख्या होता है। ग्राम में अणु की भार बटे में होता है एवोगैड्रो संख्या के बेस पे होता है। ये किसके बेस में होता है, तो एवोगैड्रो संख्या के बेस में होता है। एवोगैड्रो संख्या का महत्व किसी तत्व के एक परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसी तत्व के एक परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तत्व के एक परमाणु का भार बराबर ग्राम में परमाणु भार के बटे में एवोगैड्रो संख्या। तत्व के एक परमाणु का भार बराबर ग्राम में परमाणु भार बटे में एवोगैड्रो संख्या। किसी पदार्थ के एक अणु का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। पदार्थ के एक अणु का भार बराबर ग्राम में अणु भार के बटे में एवोगैड्रो संख्या होता है। किसी तत्व के एक परमाणु का वास्तविक भार की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तत्व के एक परमाणु का भार बराबर ग्राम में परमाणु का भार बटे में एवोगैड्रो संख्या। किसी पदार्थ का एक अणु का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। पदार्थ के एक अणु का भार बराबर ग्राम में अणु भार बटे में एवोगैड्रो संख्या। पदार्थ के एक अणु का भार बराबर ग्राम में अणु भार के बटे में एवोगैड्रो संख्या के बेस पे हमारे पास ये ज्ञात किया जाता है। किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में परमाणुओं की संख्या, किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है, किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। यह ज्ञात की जा सकती है। एम ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या, एम ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो की संख्या बटे परमाणु भार गुणित एम होता है। एवोगैड्रो की संख्या बटे परमाणु भार गुणित एम होता है। किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में, किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में, किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में, किसी निश्चित मात्रा में दिए गए तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है यदि एम ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या हो बटे में एवोगैड्रो संख्या बटे परमाणु भार गुणित एम हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इतने में आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। गैसों का अणु गति का सिद्धांत आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो आज का जो आप लोगों का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 फिजिक्स का, ये संपन्न होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग चैप्टर नंबर 14 के साथ मिलते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।